नमस्कार, एनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनपी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। रुख खबर की ओर कर लेते हैं। दिल्ली में जारी कोरोना संकट अब धीरे धीरे खत्म होता नजर आ रहा है। तेजी से नए मामलों में अब गिरावट भी आ रही है और इसको देखते हुए दिल्ली में अनलॉक 5 का ऐलान किया गया है। इसके तहत जिम और योग संस्थानों को 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है। मैरिज हॉल, होटल और बैंकेट हॉल में अधिकतम 50 लोगों के साथ शादी समारोह आयोजित करने की भी छूट अब दे दी गई है। हालांकि घर और कोर्ट में शादी समारोह के दौरान अधिकतम 20 लोगों की ही शामिल होने की अभी अनुमति है। इसी के साथ अनलॉक 5 के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने छूट का ऐलान किया है। नई गाइडलाइन में कहा गया है कि अगर किसी भी जगह पर कोविड नियमों का उल्लंघन किया जाएगा तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और आईपीसी की उचित धाराओं के तहत दोषियों के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। यह आदेश सोमवार को सुबह 5 बजे से 5 जुलाई तक के लिए है। हालांकि सिनेमा हॉल, मनोरंजन पार्क और थिएटर खोलने की इजाजत सरकार ने अभी नहीं दी है। इन पर प्रतिबंध जारी रह सकता है। स्विमिंग पूल और स्पा सेंटर को लेकर भी अभी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। ऐसे में यहां आगे भी प्रतिबंध जारी रह सकते हैं। इन संस्थानों में छूट का भले ही ऐलान कर दिया गया है, लेकिन यहां कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। लोगों को पब्लिक प्लेस पर मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर कोरोना नियमों का पालन नहीं किया जाता तो ऐसे संस्थाओं को बंद भी करने के आदेश जारी किए जा सकते हैं। दोषियों के खिलाफ आपराधिक मामले के तहत एक्शन लिया जाएगा। यह आदेश साप्ताहिक बाजारों, होटलों और अन्य सार्वजनिक जगहों के लिए भी लागू है। दिल्ली में शनिवार को कोविड-19 के महज 85 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। बता दें कि साल 2021 में ये अब तक के सबसे बड़ी गिरावट है। राष्ट्रीय राजधानी में कोविड पॉजिटिविटी दर घटकर 0.12% हो गई है। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या महज 1598 है। चलिए, इसी खबर पर हमारे साथ राजीव तिवारी दिल्ली से संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरह से अब अनलॉक 5 की शुरुआत कर दी गई है, लोगों ने इसका किस तरह से स्वागत किया? देखिए, लगातार कहीं ना कहीं अनलॉक की जो प्रक्रिया की जा रही है तो उससे कहीं ना कहीं जनता भी संतुष्ट है। मगर जिस तरीके से जनता की बात करें तो जनता कहीं ना कहीं काफी हद तक संतुष्ट के साथ साथ जो उसकी दिनचर्या थी, यानी कि जो अर्थव्यवस्था थी, वो दोबारा से पटरी पर आती नजर आ रही है। मतलब कहीं ना कहीं अभी भी महंगाई की जो मार है, यानी पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जनता अभी भी परेशान होती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं सरकारों से कुछ उम्मीद कर रही है कि सरकार जो है कोरोना काल के अंदर उनके लिए कुछ बेहतर काम करे। जी, बेहतर काम, देखिए राजीव, आपने जिक्र किया बेहतर काम का, लेकिन जिस तरह से वैक्सीनेशन का काम लगातार जारी है और काफी लोगों को वैक्सीनेट भी कर दिया गया है, इस बीच कोविड-19 जो दर अब कम हुई है, पॉजिटिविटी दर भी कम हुई है और मामले भी कम हुए हैं, इसी बीच अब अनलॉक 5 क्या वाकई सही डिसीजन है सरकार का? देखिए, मैं कैसे बात करें सरकार की, तो सरकार के लिए जो अनलॉक 5 की जो कदम उठाया गया है वो कहीं ना कहीं सराहनीय जरूर है। मगर वो कहीं ना कहीं समय रहते हुए स्थिति को कंट्रोल करने के लिए ही उठाया गया, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े घटे उसके हिसाब से तो अनलॉक 5 की तरफ जाना ही था। मगर जिस तरीके से बात करें जनता की, तो जनता कहीं ना कहीं अभी भी सरकारों की तरफ कुछ उम्मीद कर रही है कि सरकार जो है जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन का टीकाकरण जो है वो रफ्तार पकड़ के और कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचाए, और ताकि जनता जो है वो तीसरी वेव से बचने के लिए समय से पहले तैयार हो सके। जी, तीसरी वेव है उससे बचने के लिए राजीव, क्या जनता वाकई अब अपनी जिम्मेदारी समझ रही है और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन क्या बाजारों में और सड़कों पर किया जा रहा है या फिर लापरवाही देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बात करें जनता की, तो जनता की तरफ से थोड़ी बहुत लापरवाही जरूर देखने को मिल रही है। बाजारों के अंदर जिस तरीके से भीड़ है उसे कंट्रोल करने के लिए जो अधिकारी होने चाहिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर थे वो भी कहीं ना कहीं अभी तक अनदेखी की जा रही है और लगातार बाजारों के अंदर भीड़ है। मगर उसको कंट्रोल करने के लिए सरकारों को कहीं ना कहीं कड़े कदम उठाने होंगे और जो वैक्सीनेशन का टीकाकरण है उसमें कहीं ना कहीं रफ्तार देनी होगी। जी, और राजीव, देखिए, सबसे बड़ा कदम जो सरकार का अनलॉक 5 में माना जा रहा है वो जिम खोलने की हिदायत माना जा रहा है, क्योंकि हमने 21 जून योग दिवस पर भी देखा था जो जिम ट्रेनर थे और जो भी जिम के निर्देशक थे सभी ने किस तरह से प्रदर्शन किया था। कई जगहों पर ये प्रदर्शन की खबरें थी और वो लगातार मांग कर रहे थे कि योग दिवस पर तो कम से कम जिम को खोल देना चाहिए था, और अब अनलॉक 5 में ये जिम भी खुले हैं, तो उनका फिलहाल क्या रुख है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बात करें जिम सेंटरों की, तो कहीं ना कहीं जिम सेंटरों के अंदर के लिए जो प्रक्रिया थी, यानी कि हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए वो योग दिवस में जरूर उन्होंने प्रदर्शन किया, सरकार से मांग की थी।
मगर सरकार की तरफ से अभी तक जिम को खोलने की परमिशन नहीं दी गई है। मगर देखना होगा क्या अनलॉक 5 के अंदर क्या जिम को खोलने की परमिशन दी जाएगी, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई परमिशन जिम सेंटरों को नहीं दी गई है। जी लेकिन अनलॉक 5 में कहा जा रहा है कि जिम खुल सकते हैं, उसको लेकर अब फिलहाल जिम ट्रेनर क्या कह रहे हैं? देखिए बिल्कुल जिम ट्रेनरों की बात करें तो जिम ट्रेनर बिल्कुल यही कह रहे हैं कि सरकार कुछ ना कुछ उनके बारे में सोच रही है और कहीं ना कहीं जो उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो इन जिम सेंटरों से ही जुड़ी हुई है। अगर तक वो पटरी पर नहीं आएगी तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं मुश्किलें होंगी, सरकार के लिए भी होगा। सर बड़े देखना होगा कि जिम सेंटरों को किसी से थोड़ा बचता है, मगर उम्मीद जरूर यही है सरकार जिम सेंटरों के लिए कोशिश करती नजर आ रही है। जी लेकिन अनलॉक 5 के लिए जिस तरह से गाइडलाइन जारी की गई है राजीव, उसको लेकर जनता का क्या रुख है? क्योंकि कई ऐसे संस्थान हैं, जैसे मान लीजिए शादी के कार्यक्रम है या कोई भी कार्यक्रम है तो उसमें 20 लोगों को अनुमति दी गई है, उसको लेकर जनता का क्या रुख है? देखिए बिल्कुल जिस तरह के शादी समारोह की बात करें तो कहीं ना कहीं अनलॉक 5 के अंदर जरूर उनको परमिशन दी गई है, मगर जो 20 लोगों की परमिशन की वो लगभग शायद अभी बढ़ा सकती है दिल्ली सरकार, यानी किसी का सकते हैं तो लगभग 50 कर सकती है। मगर देखना होगा कि सरकारों के इस कदम से जनता कितनी संतोष होती है। जी जनता संतुष्ट होती है, ये तो देखने वाली बात होगी राजीव, सही कहा आपने। लेकिन अब आगे सरकार का क्या रुख है? क्योंकि आपने खुद जाहिर किया, ये जिक्र भी किया कि कहीं ना कहीं उल्लंघन भी नियमों का देखने को मिल रहा है। उस उल्लंघन से बचने के लिए और आगे तीसरी लहर से बचने के लिए सरकार क्या कर रही है? और जनता की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि जनता जब तक नियमों का पालन नहीं करेगी तो सरकारों को मुश्किलें नहीं बढ़ेगी। मगर सरकार की मुश्किलें बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं तो कंट्रोल करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनता है, वो दबाव कहीं ना कहीं मजबूरन काम करता हुआ नजर आता है। इस तरीके से बात करें अभी जो कोरोना की स्थिति है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में है, मगर इस तरीके से बचने के लिए सरकारों की तरफ से कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ी बहुत ढील जरूर बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से रफ्तार होनी चाहिए कोरोना टीकाकरण के अंदर उसमें भी थोड़ी बहुत कमी देखने को मिल रही है। मगर जो बात करें बाजारों के अंदर सख्ती की, वो भी कहीं ना कहीं सरकारों की तरफ से सख्ती होनी चाहिए थी, उसमें भी कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है। मगर जनता भी कहीं ना कहीं लापरवाही करती नजर आ रही है, जिसकी वजह से आज ही तीसरी डेटा खतरा बना हुआ है। जी बिल्कुल, और जनता की इसी लापरवाही से कहीं ना कहीं मुसीबतें भी लगातार सरकार की भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जब जनता ही अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको नहीं समझेगी तो सरकार आखिर क्या कर सकती है? सरकार ने जागरूक करने का काम किया, लेकिन समझना तो जनता को ही पड़ेगा राजीव। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें सरकार की और जनता की, जनता और सरकार दोनों ही मिलकर काम करेगी तब जाके बात बनेगी। मगर क्योंकि अभी तक जो जनता की तरफ से भी लापरवाही है, सरकार की तरफ से भी है, तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं हमें तीसरी डे के अंदर भुगतना पड़ सकता है। मगर समझना होगा कि जनता को और सरकार को तीसरी डे से बचने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए कदम उठाने होंगे, अभी से सख्ती करेंगे तब जाके तीसरी डे से बच सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो इसी पर गणेश तिवारी इंदौर से संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश से। गणेश, मध्य प्रदेश में फिलहाल अनलॉक की क्या स्थिति है और लोगों की क्या कुछ स्थिति है कोरोना प्रोटोकॉल के लिए? देखिए मुस्कान, सबसे पहले अगर अनलॉक की स्थिति की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो रविवार को भी लॉकडाउन लगाया गया था पूर्ण रूप से, अब उसे बंद कर दिया गया है। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगर बीते शाम की बात करें, जो देर शाम कल घोषणा की गई है, उस पर जो रविवार को लॉकडाउन लगाया गया था वो भी पूरी तरह से बंद करने का स्पष्ट उन्होंने आदेश दिया है। और उन्होंने कहा है कि अब कोरोना कर्फ्यू जो रविवार को भी लगाया जा रहा था, पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाया गया था, उसे बंद किया जाता है। वहीं अगर मुस्कान कोरोना की बात करें, कोरोना जो संक्रमणों की बात करें, जो संक्रमण दर है वो 0.6% की दर से अब जो है मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण दर आ रहा है। यानी कि अब मध्य प्रदेश में बेहद ही कम आंकड़े आ रहे हैं। उसकी वजह है कि जनता की जागरूकता और ज्यादातर लोगों का वैक्सीनेट होना। क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश ने एक रिकॉर्ड रचा है, जहां पर वैक्सीनेशन का 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद जो है योग दिवस पर वैक्सीनेशन का कार्य जो महापर्व चलाया गया था, उस पर मध्य प्रदेश ने 16 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया है। तो एक रिकॉर्ड भी रचा है। साथ ही अब मध्य प्रदेश में ज्यादातर लोग जो है वैक्सीनेट हो रहे हैं, लोग जागरूक नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब कोरोना की हालांकि आंकड़े जो है बेहद कम आ रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो मध्य प्रदेश में 46 आंकड़े जो है पूरे बीती देर शाम जो रिपोर्ट आई है, उस पर शनिवार की रिपोर्ट के हिसाब से मात्र
46 लोगों को कोरोना संक्रमण हुआ गणेश है। जी, ये और वहीं आंकड़े अगर तो देखिए मृत्युओं की कम बात, हो गए हैं, लेकिन अब आगे ये आंकड़े ना बढ़े उसके लिए सरकार की क्या रणनीति है, और जो जनता की जिम्मेदारी है वो जनता अपनी जिम्मेदारी किस तरीके से निभा रही है? हाँ देखिए, सबसे पहले चीज है कि अगर आंकड़ों पर जो संक्रमण लगातार बढ़ रहा था उस पर कहीं ना कहीं उस चेन को तोड़ना है, तो हालांकि मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो कोरोना कर्फ्यू जो लगाया गया था उसकी वजह से कहीं ना कहीं संक्रमण चेन को तोड़ने में बेहद ही कामयाब हुई थी, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मध्य प्रदेश की इन तमाम कोशिशों पर उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की काफी कुछ प्रशंसा भी की थी और मध्य प्रदेश की भी सराहना की थी। लेकिन अब ज्यादातर लोग हालांकि वैक्सीनेट हो रहे हैं, तो सरकार का सबसे बड़ा, अगर इस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए और इस संक्रमण की चेन को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार ने सबको वैक्सीनेट करने की का ठाना है। साथ ही अगर बात करें लोगों की जागरूकता की बात करें, जो लोग साथ दे रहे हैं वो है सबसे पहली चीज जागरूकता, क्योंकि अगर जागरूकता नहीं रहेगी, लोग जो है कोरोना गाइडलाइन के नियमों का उल्लंघन करेंगे, अगर पालन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं एक बार फिर संक्रमण की चेन चपेट में ले सकती है, क्योंकि अभी भी कोरोना गया नहीं। अगर बात करें मुस्कान, सबसे पहले तो डेल्टा, जो कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट है उसने भी मध्य प्रदेश में दस्तक दे दी, तो कहीं ना कहीं एक चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। और यह बात भी कहना उचित नहीं होगा कि कोरोना अभी जा चुका है, कोरोना का बिल्कुल। संक्रमण और अभी भी बढ़ गणेश रहा है। देखिए, तो डेल्टा सबसे प्लस पहले चीज, वेरिएंट का आपने जिक्र किया है, ये वेरिएंट जो है वो इतना खतरनाक है कि जिन लोगों ने दोनों डोज वैक्सीन की ले ली है ये उनको भी अपनी चपेट में ले रहा है। तो आखिर इससे बचने के लिए सरकार की क्या रणनीति है? निश्चित तौर पर देखिए मुस्कान, आपने कहा है कि जो लोगों ने कोरोना की जो वैक्सीन है दोनों डोज लगवाने के बाद भी मध्य प्रदेश में जो डेल्टा वेरिएंट है उसने अपनी चपेट में ले लिया। अगर मध्य प्रदेश की कोरोना डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात करें तो मध्य प्रदेश में 8 लोग अभी तक हालांकि डेल्टा प्लस वेरिएंट से की चपेट में आ चुके हैं। वहीं अगर 2 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। हालांकि जिन लोगों की मृत्यु हुई है अगर उनकी बात करें तो वो लोग किसी तरह से कोई भी कोरोना की वैक्सीन उन्होंने नहीं लगवाई थी। जो उज्जैन में एक मृत्यु हुई है और अशोकनगर में एक मृत्यु हुई है, दोनों ही व्यक्तियों की, वो महिला और पुरुष की बात करें तो उन्होंने अपने आप को वैक्सीनेट नहीं कराया था, जिनकी कोरोना डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से मृत्यु हुई थी। हालांकि अब सरकार अगर डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात करें, व्यवस्थाओं की बात करें, तो वो तमाम व्यवस्थाएं अभी भी जारी हैं जो कोरोना की दूसरी लहर के लिए व्यवस्थाएं और इंतजाम किए गए थे। क्योंकि अगर डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात करें तो सबसे ज्यादा जो कोरोना की तीसरी लहर है वो बच्चों के लिए खतरनाक मानी जा रही है। ऐसे में बच्चों के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है और ऐसे कई अस्पताल चिन्हित किए जा रहे हैं जहां पर बच्चों का निःशुल्क रूप से सरकार की तरफ से इलाज किया जा सके, अगर किसी तरह से कोरोना की तीसरी लहर की भयावहता या फिर संक्रमण की चेन जो है तेजी से बढ़ती दिखाई देती है। तो जी मुस्कान। बिल्कुल गणेश, और बच्चों के लिए जो सुविधाएं हैं वो सुचारू करना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि बच्चों पर अगर इस तरह का कोई भी खतरा मंडराता है तो वाकई स्थिति जो है वो और ज्यादा भयावह हो जाती है, क्योंकि बच्चे खुद देखिए अस्पतालों में भी नहीं जा पाते और कई ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसकी वजह से संक्रमण दर और ज्यादा बढ़ जाएगी। निश्चित तौर पर देखिए मुस्कान, अगर बच्चों की बात करें, चूंकि अभी बच्चों का अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चों की बात करें या युवाओं की बात करें तो अभी उन्हें किसी तरह से वैक्सीनेट नहीं किया गया है, क्योंकि अभी ऐसी कोई वैक्सीन नहीं है जो छोटे बच्चों को लगाई जा सके। इसलिए ज्यादातर देखने में आया है जिन लोगों ने वैक्सीन लगा ली उन्हें कहीं ना कहीं अगर वो किसी तरह से कोरोना संक्रमण की चपेट में आते भी हैं तो अपने आप को कहीं ना कहीं कुछ दिनों बाद वो ठीक भी हो जाते हैं। और इसका ही सामने उदाहरण जो कोरोना डेल्टा प्लस वेरिएंट आया है उसका नतीजा सामने दिख रहा है कि जिन लोगों ने कोरोना का जो वैक्सीनेशन है वो टीकाकरण लगवाया था वो लोग डेल्टा प्लस वेरिएंट को भी हरा चुके हैं, और जिन लोगों ने नहीं लगवाया था उनकी 2 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। तो हालांकि इसीलिए सरकार का सबसे पहला लक्ष्य है छोटे बच्चों को सुरक्षित रखना। छोटे बच्चों की जिम्मेदारी सरकार पूरी तरह से समझ रही है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर की भयावहता सरकार ने पूरी तरह से और सबने देखी है, और सरकार की तमाम कमियां भी जो है उजागर हुई हैं। जो इंतजाम किए जाने थे वो भी नहीं हो पाए थे। ऐसे में सरकार ने देर से ही जागी और सरकार ने वो तमाम इंतजाम हालांकि बहुत काफी लेट किए जब कई लोगों ने अपनों को गवा दिया था, लेकिन वो इंतजाम जो किए गए उन्हें किसी तरह से अभी बंद नहीं किया गया है। क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर की अगर बात करें तो चिकित्सा विशेषज्ञ लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि कोरोना की जो तीसरी लहर है संक्रमण की वो काफी ज्यादा भयावह हो सकती है। इसलिए इन जो सेंटरों को कोविड सेंटर बनाए गए तो उन्हें अभी भी पूरी तरह से रिजर्व रखा गया है, ताकि उन स्थानों पर अगर तीसरी लहर की
भयावहता या संकेत मिलते हैं तो वहां पर इलाज किया जा सके। जी मुस्कान। बिल्कुल। और इस तरह की जो स्थिति है उसको संभालने के लिए देखिए सरकार काफी कदम उठा रही है और ये सराहनीय भी है, सरकार को ये करना भी चाहिए। लेकिन जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, क्या उनको एक बार फिर से उनको बेहतर ढंग से सुविधाएं दी जा रही हैं लोगों को? और तीसरी लहर से बचने के लिए सुविधाओं में कोई इजाफा किया गया? देखिए, सबसे पहले अगर कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए इजाफा की बात करें तो सरकार का सबसे ज्यादा जो है डॉक्टर और बेड की जो कमियां लगातार जो है खल रही थी, उन पर सरकार का काफी ज्यादा ध्यान है। क्योंकि अगर पूर्व की भी बात करें तो दूसरी लहर के जो भयावहता थी उसी के बीच अगर इंदौर में या मध्य प्रदेश में बात करें तो लगातार जो है डॉक्टरों की हड़ताल जारी थी अपनी मांगों को लेकर। कभी नर्स भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पे थे। ऐसे में इन समस्याओं को दूर करने के लिए ताकि तीसरी लहर की भयावहता के समय डॉक्टर जो है 24 घंटे उपलब्ध हो सके, ऐसे में सरकार ने उनकी जो हड़ताल थी, उनकी जो मांगे थी, उन्हें पूरा करने का हालांकि अभी पूरा नहीं किया गया, लेकिन आश्वासन दिया गया है ताकि वो किसी तरह से किसी भी हड़ताल पर ना जाए और सही समय पे अगर कैसे कोई भी मरीजों की संख्या में इजाफा होता है तो वो डॉक्टर तुरंत तैयार रहे इलाज करने के लिए। साथ ही अगर हॉस्पिटलों की बात करें तो वहां पर बेडों की संख्या बढ़ाने पर भी सरकार का जोर है। साथ ही ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन की उपलब्धता कराने के लिए सरकार का सबसे ज्यादा जोर है। क्योंकि पिछली बार अगर हमने देखा है कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा अगर डेथ हुई थी तो वो हुई थी ऑक्सीजन की कमी की वजह से और बेडों की कमी की वजह से। लोगों ने अपने आप परिजनों को बेडों की कमी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से गवा दिया था, क्योंकि सही इलाज नहीं हो पाया था। इसलिए सरकार अब इस बार जो है कोरोना की तीसरी लहर की जो संकेत लगातार सरकार को मिल रहे हैं और चिकित्सा विशेषज्ञ लगातार लोगों को आगाह कर रहे हैं, लगातार लोगों को एहतियातन बरतने की सलाह दे रहे हैं। ऐसे में सरकार पुरजोर कोशिश में लगी हुई है कि जो तमाम कमियां और जो नाकामियां सरकार को दूसरी लहर में देखने को मिली थी वो देखने को ना मिल पाए। जी मुस्कान। और ये देखिए जो कमियां सरकार पूरी कर रही है वो बहुत अच्छी बात है, कमियां पूरी करनी चाहिए। लेकिन आगे जो हमने देखा कि वैक्सीनेशन जो है उसका एक पूरा रिकॉर्ड 21 जून को बनाया गया था योग दिवस पर, उसके बाद से क्या वैक्सीनेशन उसी तरह से चल रहा है? और फ्री वैक्सीनेशन का जो ऐलान था, क्या वो अभी भी लोगों को वैक्सीनेशन फ्री में मिल रही है? देखिए मुस्कान, सबसे पहले अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून यानी कि योग दिवस से यह घोषणा की थी कि सभी को 18 प्लस उम्र के लोगों को पूरी तरह से फ्री वैक्सीन दी जाएगी। क्योंकि पहले अगर पूर्व की बात करें तो 25% की हिस्सेदारी जो है राज्य सरकार की हुआ करती थी, 50% की केंद्र सरकार की, वहीं 25% जो था वो प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी होती थी। वो अपने अपने स्तर पर जो है वैक्सीन अपनी अपनी अलग अलग कंपनियों से मंगाते थे। ऐसे में हालांकि अब पूरी तरह से 75% की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने ली है और केंद्र सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि सभी को फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी। ऐसे में जो वैक्सीनेशन का कार्य जो महापर्व है 21 जून से योग दिवस से चालू किया गया था, उस दिन हालांकि देश की बात करें तो 84 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाया था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वहीं मध्य प्रदेश की भी बात करें तो मध्य प्रदेश ने भी एक अपने आप में रिकॉर्ड रचा था, जहां पर 10 लाख लोगों का लक्ष्य था, लेकिन 16,95,00,000 से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी, बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया था। हालांकि उस दिन की बात करें तो चूंकि उस दिन महापर्व था, करीब 7,000 सेंटर जो है मध्य प्रदेश में ही बनाए गए थे अकेले, तो ऐसे में लोगों का निश्चित तौर पर ज्यादा जाना और ज्यादा वैक्सीनेट होना स्वाभाविक था। लेकिन अभी की भी बात करें तो हालांकि मंगलवार और शुक्रवार को अभी वैक्सीन जो है छोटे बच्चों को जो पोलियो और मीजल्स की बीमारी होती है उनको लेकर लगाई जाती, तो उस दिन हालांकि जो सरकारी स्तर पर जो गवर्नमेंट के जो सेंटर बनाए गए वहां पर जरूर वैक्सीनेशन का कार्य जो है बंद किया जाता है, लेकिन प्राइवेट स्तर पर वहां पर ये वैक्सीनेशन जो है मंगलवार और शुक्रवार को भी जारी होता है। लेकिन गणेश, अभी भी देखिए अगर कई वैक्सीन की तस्वीरें बात ऐसी करें भी सामने आई थी जब सरकारी जो संस्थान है वहां पर वैक्सीनेशन फ्री में दी जा रही है, लेकिन बीच में समय ऐसा था कि वहां पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी। अब जिस तरह से सरकार ने ऐलान किया है, प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है फ्री वैक्सीनेशन का, तो क्या निजी जो संस्थान है, निजी अस्पताल है, उनमें भी फ्री दी जा रही है या वो अपने मनमाने पैसे वसूली कर रहे हैं और सिर्फ सरकारी संस्थानों में ये फ्री दी जा रही है वैक्सीन? देखिए, सबसे पहली चीज है कि जो प्राइवेट संस्थान है वहां पर सरकार ने कुछ रेट तय किए थे अलग अलग वैक्सीनेशन को लेकर, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो या फिर कोई भी वैक्सीन हो, उसके अलग अलग जो है तीनों वैक्सीनों के सरकार ने रेट तय किए थे। उसी के हिसाब से हालांकि प्राइवेट जो अस्पताल है, निजी अस्पताल है, वहां पर उसी रेट के हिसाब से जो है सरकार ने जो गाइडलाइन तय की है, रेट तय किए, उसके हिसाब से दिए जा रहे हैं। लेकिन अगर जो सरकारी जो गवर्नमेंट के जो सेंटर बनाए गए वहां पर पूरी तरह से निःशुल्क लगाई जा रही है और ज्यादातर लोगों का रुझान देखा जाए तो लोग जो है ज्यादातर जो सरकार की तरफ से सेंटर बनाए गए निःशुल्क वैक्सीनेशन का सरकार ने जो लोगों को आह्वान किया है और लगाई जा रही है,
वहां पर लोग ज्यादा दिख रहे हैं, बिल्कुल लोग बिल्कुल। ज्यादा और लोगों जागरूक को नजर आ देखिए, रहे हैं लोगों और में लोगों की वहां जागरूकता भी पर। है और लोगों को वैक्सीनेशन करवाना भी चाहिए। हमारी भी उनसे यही अपील है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं और तमाम जो स्थिति है उसको सुधारने में सरकार की मदद करें। बहरहाल बहुत शुक्रिया गणेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मुरारी सिंह मुंबई से संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुरारी, फिलहाल मुंबई में क्या स्थिति है कोरोना की और क्या स्थिति है अनलॉक की? मुस्कान, अगर कोरोना की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 9,812 पॉजिटिव केस जो है महाराष्ट्र में पाए गए हैं, जबकि 179 लोगों की महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के चलते मौत हुई है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो 648 यहाँ पर 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जबकि 15 लोगों की मौत हुई है। तो कोरोना संक्रमण की जो लहर है वो अभी भी थम चुकी है, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है, कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या वो पिछले एक सप्ताह में बरकरार बनी हुई है, कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही है। देखना ये होगा कि उद्धव सरकार इस मामले में किस तरीके से गंभीरता लेते हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र के 7 से 8 गांवों को सील किया गया है, वहां पर लॉकडाउन के कड़े नियम लगाए गए हैं, तो क्या मुरारी, देखिए जिस तरह से आपने बताया कि महाराष्ट्र में इतने ज्यादा अभी 9,000 से ज्यादा केस मिल रहे हैं। अब देखिए, जब कोरोना की दूसरी लहर थी तब हमने देखा कि दिल्ली और मुंबई की जो स्थिति थी, महाराष्ट्र की जो स्थिति थी वो बिल्कुल एक ही जैसी थी। एक जगह 92,000 थे और एक जगह 95,000 केस इस तरह के सामने आ रहे थे। जब दिल्ली अपनी स्थिति सुधार सकती है तो आखिर महाराष्ट्र में ऐसा क्या कारण है? क्या जनता लापरवाही कर रही है या सरकार की ऐसी रणनीति है जो अभी भी केस इतने बरकरार है, संक्रमण इतना ज्यादा अभी भी महाराष्ट्र में है? देखिए मुस्कान, ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से लापरवाही लोगों की देखी जा रही है, चाहे वो भाजी मार्केट हो या फिर आम सार्वजनिक जगह हो या फिर ऐसे शादी विवाह के माहौल हो या उनके पर्सनल कार्यक्रम वहां पर, या फिर खुद सरकार के लोग जब कोई आंदोलन करते हो या विपक्ष के लोग जब कोई मोर्चा निकालते हो तो वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। तो कहीं न कहीं बृहन मुंबई महानगर पालिका सहित महाराष्ट्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसे सरकार भी सही तरीके से फॉलो नहीं करवा पा रही है और आम जनमानस से भी जो समर्थन मिल रहा था उस तरीके का समर्थन नहीं है। यही वजह है कि आंकड़ा आज भी 24 घंटे में 9,800 के पार गया है। लेकिन मुरारी, देखिए जब इस तरह की लापरवाही सामने आएगी तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की हो जाती है कि आखिर वो कैसे स्थिति को संभालेंगे। और अगर प्रशासन इसमें पूरे तरीके से कार्रवाई नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा, तो आखिर स्थिति को हम कैसे संभाल पाएंगे? क्या एक बार फिर से तीसरी लहर का असर भी महाराष्ट्र में इसी तरह देखने को मिलेगा जिस तरह से वैज्ञानिक चेता रहे हैं? लगातार तीसरी लहर को लेकर चेताया जा रहा है। मुस्कान, कहना गलत नहीं होगा, जिस तरीके से लापरवाही बढ़ती जा रही है और मरने वालों के आंकड़े 179 24 घंटे में जो आंकड़े हैं वो लगातार प्रतिदिन उसी तरीके से पिछले एक सप्ताह से चल रहे हैं। और जिस तरीके की लापरवाही बढ़ती जा रही है, मानसून पूरी तरह से दस्तक दे चुका है और ऐसे में जब संक्रमण और फैलेगा तो उसे संभाल पाना काफी मुश्किल होगा। वैसे ही महाराष्ट्र सरकार जो है, महागठबंधन की सरकार आपसी पार्टी से लेकर के विपक्ष के रडार पर है और ऐसे में जो स्थिति है, जो हालात है, ये अगर बिगड़ते हैं तो काफी भयानक स्थिति फिर एक बार महाराष्ट्र की और मुरारी, देखने को देखिए मिलेगी। जिस तरह से आपने ही जिक्र किया, एक तरफ तो कोरोना का खतरा है, लगातार संक्रमण बढ़ रहा है और लोग भी लापरवाही कर रहे हैं, उसकी वजह से संक्रमण ज्यादा बढ़ रहा है। सरकार भी फिलहाल कुछ नहीं कर रही है। इसी बीच जब मॉनसून आ रहा है तो हम देखते हैं कि मॉनसून में स्थिति किस तरह की हो जाती है। मुंबई में लगातार मुंबई पानी पानी हो जाती है और वैज्ञानिकों ने भी ये बात कही है, डॉक्टरों ने भी ये बात कही है कि कोरोना का जो संक्रमण, जो कोरोना का वायरस है, वो पानी में और ज्यादा लंबे समय तक टिकता है। तो ऐसे में संक्रमण दर जो है वो 3 गुना बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। जी, और ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि मुंबई के जो स्लम इलाके हैं वहाँ पर सप्ताह भर जो पानी के जमाव होते हैं उसमें संक्रमण सबसे ज्यादा फैलता है और बारिश में जो मकान होते हैं वो पके आम की तरह बिखरना शुरू हो जाते हैं। लगातार लोगों की मौत होती है और वो संक्रमण का भी एक जरिया वहाँ पर बनता है। तो यही वजह है कि सरकार भले ही पूरी कोशिश कर रही हो, वैक्सीनेशन का काम चल रहा हो, हर जगह पर वैक्सीनेशन को लेकर सरकार गंभीर है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिस तरीके से मरने वालों को आंकड़े बढ़ रहे हैं, अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया और ये आंकड़े बढ़े तो आने वाले समय में काफी घातक होंगे। मुस्कान। मुरारी, और देखिए वैक्सीनेशन का भी आपने जिक्र किया है, ये बात जानना भी अहम हो जाता है। जिस तरह से 21 जून को योग दिवस पर प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि सभी राज्यों को, सभी लोगों को, 18+ से ज्यादा जो भी युवा हैं सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन किया जाएगा, उनका मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी। जहां अब मुंबई में, महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है, क्या यहाँ भी अब फ्री वैक्सीन दी जा रही है?
मुस्कान, देखिए, प्रधानमंत्री की सौगात के बाद 21 जून से पोलिंग बूथों पर कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन जो बूथ है वहां पर युवाओं की जो भीड़ है वो बड़ी संख्या में देखी गई है। बड़े उत्साह के साथ युवा जो है वैक्सीनेशन कर रहे हैं और यही वजह है कि महाराष्ट्र में 24 घंटे में 5.5 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन भी किया गया था, जिसमें युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका थी। अब ऐसे में वैक्सीनेशन चल रहा है पर्याप्त मात्रा में। जैसे राजेश टोपे जो महाराष्ट्र में सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि अगर वैक्सीनेशन इसी तरीके से मिलता रहा तो 1.5 से 2 महीने के अंदर ही महाराष्ट्र को पूरी तरह से वैक्सीनेशन किया जाएगा। अब ऐसे में युवाओं में कितना जो है कि जो जागरूकता है कि वो अपने घर के लोगों को, परिवार के लोगों को इस मुहिम में लेकर के जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा। देखिए, सरकार ने तो कह दिया है, स्वास्थ्य मंत्री ने भी कह दिया है कि 1.5 से 2 महीने में वैक्सीनेशन का काम वो पूरा कर लेंगे। लेकिन अगर जनता की लापरवाही इसी तरीके से चलती रही, इसी तरीके से नियमों का उल्लंघन होता रहा, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर वैक्सीनेशन आप कितना भी सुचारू रूप से करवा लें, संक्रमण तो बढ़ेगा ही, क्योंकि वैक्सीन जो है वो कोरोना को बिल्कुल खत्म करने में कारगर तो नहीं है, वो हमें बचा सकती है। और जब हम इस तरह की लापरवाही करते नजर आ रहे हैं तो आखिर कैसे बच सकेंगे हम तीसरी लहर से? इसमें सरकार को सबसे पहले जो नियम, जो गाइडलाइन बनाए गए हैं, मुस्कान, आपको बताएं कि महाराष्ट्र सरकार सुबह 7 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति दी है। लेकिन मुंबई के कई ऐसे इलाकों में अगर नजर डाला जाए तो रात के 10-11 बजे तक ऐसी सारी चीजें खुली रहती है और ऐसे ही लोगों का आवागमन चलते रहता है और यही वजह है कि जो संक्रमण है वो प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस अगर सक्रिय नहीं होती है और महानगर पालिका जो दुकानें हैं, चाहे जो चीजें खुली है, चाहे आवागमन है, इस पर अगर नकेल नहीं कसी जाती है, गाइडलाइन का फॉलो नहीं कराया जाता है तो फिर हालात बिगड़ेंगे, संक्रमण और फैलेगा। जी। और संक्रमण देखिए फैलने का खतरा लगातार मंडरा भी रहा है क्योंकि जनता की लापरवाही सामने आ रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगी मुरारी, सरकार की आगे तीसरी लहर से बचने की रणनीति क्या है? वैक्सीनेशन का तो आपने बताया, देखिए कि 1.5 से 2 महीने में वो कह रहे हैं कि पूरा हो जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह से चल रही हैं? देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के लगातार जो है कि राजेश टोपे जो है स्वास्थ्य मंत्री प्रयत्न कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उनकी खुद सराहना कर चुकी है कि कोरोना काल में उन्होंने काफी ऐसे काम किए हैं जो महाराष्ट्र सरकार के लिए चिंता का विषय था। तो बड़े वैक्सीनेशन सेंटर के साथ साथ जो जम्बो कोविड सेंटर बनाए गए थे, चाहे वो दहिसर के थे, मलाड के थे या फिर मुंबई के अंदर जो 4 से 5 बनाए गए थे, उन्हें सुचारू रूप से अभी रखा गया है। जो पिछली बार लापरवाही की गई थी कि कोरोना की लहर जाने के बाद जो वहां पर कोविड सेंटर थे उन्हें बंद कर दिया गया था और उसका नतीजा ये हुआ कि जब दूसरी लहर आई तो इन लोगों के पास बेड नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था। तो इस तरीके की लापरवाही न हो, इससे लेकर के जितने भी कोविड सेंटर थे उन्हें सुचारू रूप से तैयार रखा गया है। तीसरी लहर आती है तो उससे निपटने के लिए बिल्कुल। और अब ये देखने वाली बात होगी, वैसे तो कोई नहीं चाहता है और हम भी नहीं चाहते हैं कि तीसरी लहर आए, लेकिन अगर आती है तो देखने वाली बात होगी कि महाराष्ट्र में किस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया मुरारी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल के इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।